हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्रैक डेलड विद ओशी। गाइस, इस वीडियो में हम सेकंड सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, उसका फर्स्ट चैप्टर जो है जिसका नाम मैं बता देती हूँ आपको, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण एवं हेतु संवैधानिक प्राविधान एवं प्रतिबद्धताएं एवं बाल अधिकार, ये चैप्टर का नेम है। तो ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ये सारे फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस हैं। और गाइस, इसमें मैंने प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे ऐड किए हैं, और जितने आगे आ सकते हैं, जिसके चांसेस हैं आगे आने के, वो सारे क्वेश्चंस भी मैंने ऐड किए हुए हैं। तो गाइस, मैं जितना भी आपको बता रही हूँ बस आप उतना अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, ये मेरा वादा है आपसे, एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। और अगर आप ये मेरी वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको एग्ज़ाम में दोबारा याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और पेपर में इससे बाहर आएगा ही नहीं। ठीक है, तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें 9 क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं। ये सारे 9 क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर के ही हैं, और इसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स के भी क्वेश्चंस हैं सारे, जैसे कि ये पहला है, दूसरा है, ये सारे पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस ही हैं। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अभी आए नहीं हैं, बट हाँ चांसेस हैं कि नेक्स्ट इस बार जो पेपर होगा उसमें आ सकते हैं। तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन करके सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। और गाइज, मैं आपको याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका बताऊँगी जिससे आपको फटाफट से याद हो जाएगा और आप भूलेंगे भी नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें मैंने 3 क्वेश्चंस ऐड किए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन आपको ये मिल जाएगा कि भारत में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में संवैधानिक निर्देश बताइए। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और फिर जो तथा लगा हुआ है, तथा के बाद से जो अधिनियम से स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है अनिवार्य और एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा से ही रिलेटेड, इसीलिए मैंने तीनों क्वेश्चन ऐड कर दिया है। कहीं ना कहीं ये सेम ही है क्वेश्चन, बस मतलब इसमें अलग अलग चीज़ें पूछी गई हैं। जैसे कि पहले में संवैधानिक निर्देश पूछा गया है, दूसरे में विद्यालय एवं शिक्षकों के दायित्व पूछे गए हैं, और तीसरे में पूछा गया है कि उन्नति के मार्ग में जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं उसके बारे में पूछा गया है। तो गाइस, पहले हम संवैधानिक निर्देश देख लेते हैं इसके। तो चलिए, इसका आंसर नीचे दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे सामने इसका आंसर आ गया है। और आप देख रहे होंगे इसमें क्वेश्चन आपको थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा कि इसमें पूछा गया है क्या देश के प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, इसके लिए कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान हैं। तो गाइज, इसमें आपको क्वेश्चन देखने में चेंज लग रहा है, बट वो मीनिंग दोनों क्वेश्चन की सेम ही है। उसमें भी संवैधानिक प्रावधान ही पूछे गए हैं और इसमें भी संवैधानिक प्रावधान ही बताए गए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। गाइस, इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि जैसे संवैधानिक प्रावधान का मतलब है कि जैसे कोई धारा हो गया, कोई आर्टिकल हो गया, वही सारी चीज़ों में ही मतलब शिक्षा के बारे में लिखा हुआ है कि हमें कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, कि बच्चों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। तो इसके लिए मैं आपको 3 आर्टिकल बताती हूँ जो इस चैप्टर में दिया हुआ है। वही 3 आर्टिकल मुझे हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है। तो जिसमें से फर्स्ट आर्टिकल है 21A। ठीक है, मैं एक सेकेंड लिख देती हूँ आपको। पहला आर्टिकल है 21A। ठीक है, 21A इसको हम कैसे याद करेंगे ये मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगी, तभी आप एक बार इसको ऐसे देख लीजिए। ठीक है, तो 21A को हम लोग कैसे याद करेंगे कि इसके अंतर्गत बताया गया है कि जो भी 6 से लेकर 14 तक के, जो 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, मतलब उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो यानी कि इसका क्या मतलब है कि 6 से लेकर 14 तक, 6 से लेकर 14 तक। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, ट्रिक मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि 14 और 6 को जोड़ लीजिए, 14 और 6 20, 20 और 1 21, तो मिल गया, हो गया ना 21। तो इसी तरीके से हम इसको याद करेंगे कि 14 और 6 20, 20 और 1 21। तो 21A में क्या कहा गया है, जैसे 21 आएगा बस तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि 6 और 14, 6 से लेकर 14 तक के वर्ष के जितने भी बालक बालिकाएँ हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा करानी जानी चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट आर्टिकल। आप इसको ऐसे देख लीजिए, फिर मैं आपको इसको डिटेल में आगे बताऊंगी। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं दूसरा आर्टिकल। दूसरा मैंने आपको बताया एक सेकेंड,
29 29 2 29 2 29 2 में क्या बताया गया है, आपको एक वर्ड याद कर लेना है। 29 जैसे भी आएगा आपको बस एक वर्ड याद कर लेना है, सार्वभौमिकीकरण। ठीक है, सार्वभौमिकीकरण। एक सेकंड में इसको लिख देती हूँ, सार्वभौमिकीकरण। ठीक है गाइस, सार्वभौमिकीकरण हो गया। इसमें आपको कैसे याद करना है कि ये 29 2 आर्टिकल आपको तुरंत याद आ जाए। तो देखिए इसमें सा दिया हुआ है, इसको हम 2 बना देंगे। ठीक है, सा को हम 2 बना देंगे और ये जो वा लिखा हुआ है, इस वा को हम ऐसे नीचे लाइन आगे बढ़ाकर 9 बना देंगे। तो इससे हमारा 29 बन गया। गाइस देखिए, हमको याद करने की ट्रिक बनानी है। कोई भी ट्रिक हो, बस ऐसी ट्रिक होनी चाहिए कि जिससे हमको याद रहे। अब आप कभी भी सार्वभौमिकीकरण देखेंगे तो आपको तुरंत दिमाग में क्लिक करेगा कि हाँ, शा को 2 बनाया गया था और वा को 9 बनाया गया था। ठीक है, तो इससे आप ये याद कर सकते हैं। बाकी इसका डिटेल में मैं आपको आगे बताऊँगी कि और कैसे कैसे इसके अंदर क्या दिया गया है, उसकी भी मैं आपको ट्रिक बताऊँगी। तो और थर्ड आर्टिकल मैं आपको बताती हूँ। थर्ड आर्टिकल एक्चुअली ये आर्टिकल नहीं है, ये धारा है, धारा 45। ठीक है, धारा 45, इसके अंतर्गत आपको क्या याद रखना है, आपको इसमें भी एक वर्ड याद रखना है, एक कोड वर्ड याद करना है। क्योंकि कोड वर्ड जब आप किसी का याद करेंगे ना, जैसे कि आपने कोई भी आर्टिकल हुआ या कुछ भी आपको याद करना हुआ, तो आप उसका जब कोड वर्ड कोई भी एक वर्ड याद कर लेंगे तो आपको पूरा का पूरा सेंटेंस अपने आप ही याद आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि धारा 45 इसमें दिया हुआ है। धारा 45 में हमको सिर्फ एक चीज़ याद करनी है। मैं आपको एक स्टोरी पहले सुनाती हूँ, जिससे आपको वो चीज़ ऑटोमेटिक याद आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कि मान लिया कि कोई एक व्यक्ति है जिसकी उम्र 45 वर्ष है। ठीक है, तो वो मतलब उसको बैंक से लोन लेना था। तो फिर वो बैंक से लोन लेने के लिए गया, बैंक वालों ने उसको लोन दिया, बट बैंक वालों ने उससे कहा कि आपको मैं जो ये लोन दे रहा हूँ, आपको इसको 10 वर्ष के अंतर्गत ही पूरा का पूरा लौटाना भी पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सा हमको वर्ड पकड़ना है, 10 वर्ष के अंतर्गत। ठीक है, 10 वर्ष के अंतर्गत। तो धारा 45 का कोड वर्ड क्या हो गया, 10 वर्ष के अंतर्गत। आप 1-2 बार इसको याद करेंगे, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो जब धारा 45 के अंतर्गत क्या बताया गया है कि जो भी राज्य है, राज्य के अंदर जब संविधान लागू होता है, लागू होने के समय से 10 वर्ष के अंतर्गत जो भी बच्चे हैं वहाँ के, अगर जब तक वो 14 वर्ष के नहीं हो जाते हैं तब तक उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देनी ही पड़ेगी। ठीक है, उनको शिक्षा देनी ही पड़ेगी, ये चीज़ इसमें बताया गया है। तो चलिए हम इसमें देख लेते हैं कि क्वेश्चंस में क्या आंसर इसका क्या दिया गया है। गाइस इसमें देखिए दिया गया है कि बच्चा देश का भविष्य है, उन्हीं के विकास पर देश का विकास निर्भर है। अतः बच्चों के विकास हेतु शिक्षा की उचित व्यवस्था करना एक अति आवश्यक शर्त है। गाइस देखिए, मैं एक कॉमन सी बात बता देती हूँ कि जैसे जब बच्चा और संविधान की बात आ जाती है तो कहीं ना कहीं हम उसको लिंक कर देते हैं और ऑटोमेटिक दिमाग में एक बात आ जाती है कि हाँ, बच्चे की बात हो रही है, यानी कि बच्चा हमारे देश का भविष्य है। तो सबसे पहले लाइन तो हमको ऑटोमेटिक ही एक लाइन ये याद ही होनी चाहिए कि हाँ, बच्चा हमारे देश का भविष्य है। ठीक है, तो ये चीज़ तो हमको जैसे ही ये क्वेश्चन आएगा ऑटोमेटिक ही दिमाग में आ जाएगा कि हाँ, बच्चा हमारे देश का भविष्य है और उसके विकास पर देश का विकास निर्भर है। ठीक है, तो ये लाइन हमको याद कर लेनी है, पहली लाइन इसकी। और इसके बाद की लाइन कुछ भी नहीं है उसमें, बस उसमें ये चीज़ बताया गया है कि इसीलिए बच्चों के विकास हेतु शिक्षा की उचित व्यवस्था करना एक अति आवश्यक शर्त है। प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है उनको। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए संविधान की धारा 45 में स्पष्ट रूप से कहा गया है। उसके बाद सीधे आपको धारा 45 के पास चले जाना है। सीधे आपको धारा 45 में क्या कहा गया है उसके बारे में लिखना है। तो देखिए इसमें क्या लिखा गया है, जो मैंने आपको बताया है बस आप उसको याद रखिएगा। धारा 45 इज इक्वल टू 10 वर्ष के अंतर्गत। ठीक है, 10 वर्ष के अंतर्गत मतलब राज्य में संविधान लागू होने के समय से 10 वर्ष के अंतर्गत जितने भी बच्चे वहाँ पर हैं, जब तक वो 14 वर्ष के नहीं हो जाते हैं तब तक उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। जो वहाँ की व्यवस्था है वो प्रदान करेगा। यही चीज़ इसमें भी लिखी हुई है कि सरकार संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर 6 से लेकर 14 वर्ष के आयु के वर्ग
कि प्रत्येक बालक या बालिका के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। देखिए वाला क्वेश्चन हम लोग को कितनी आसानी से तैयार हो गया कि इसमें सबसे पहले हम लोग को ये याद रखना है कि बालक देश का भविष्य है और उसका विकास देश के विकास पर निर्भर है। ठीक है, ये लाइन हमको याद कर लेनी है। और धारा 45 इज इक्वल टू, आप एक चीज़ और आप सोच रहे होंगे कि मैंने जो 2 आर्टिकल और बताए वो इसमें क्यों नहीं दिया गया है। तो गाइज इसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल दिया गया है, धारा 45। ठीक है, तो हम लोग को केवल धारा 45 ही लिखना है। जब अलग से हम लोग से पूछा जाएगा कि धारा 29 जो मैंने आपको बताया था उसमें तो मैंने आपको वर्ड बताया था सार्वभौमिकीकरण, तो वही जब शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण पूछा जाएगा तब उसमें 29(2) का यूज़ होगा धारा का। और 21 आर्टिकल जो है वो जब हम लोग से पूछा जाएगा तभी हम उसको बताएंगे और इसके अंतर्गत केवल धारा 45 का उल्लेख करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें देख लेते हैं फिर से कि क्या मैंने बताया आपको कि आपको बस 2 चीज़ें याद करनी है। एक, बच्चा देश का भविष्य है, उन्हीं के विकास पर देश का विकास निर्भर है। मेरे साथ साथ याद करिए, आपको 100% याद हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर कुछ नहीं करना है, बस उसके बाद फिर यही लिखना है कि बच्चों के विकास हेतु शिक्षा की। अगर आपको पहला लाइन याद हो गया ना तो आपको अगला लाइन ऑटोमेटिक ही आपको याद हो जाएगा। आप कुछ भी बना के भी लिख सकते हैं अपने मन से कि बच्चों के विकास हेतु शिक्षा की उचित व्यवस्था करना अति आवश्यक शर्त है। प्रत्येक बच्चों को शिक्षा प्राप्त करना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए धारा 45 के अंतर्गत यही कहा गया है। अब देख लेते हैं, इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे जो भी कहा गया है। धारा 45 इज इक्वल टू 10 वर्ष के अंतर्गत। ठीक है, मैंने आपको स्टोरी बताई थी ना, स्टोरी से आप याद कर लीजिएगा उसको कि सरकार संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर या 10 वर्ष के अंतर्गत, सेम ही बात है, 6 से 14 वर्ष आयु के वर्ग के प्रत्येक बालक या बालिका के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। तो गाइज़ आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो गया। मैंने 2 से 3 बार आपको बताया है और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसी में नेक्स्ट तथा के बाद से स्टार्ट हुआ है कि अधिनियम के अंतर्गत बच्चों के प्रवेश हेतु विद्यालय एवं शिक्षकों के दायित्व। ठीक है, तो इसका आंसर भी नीचे दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। ये देखिए इसका आंसर दिया हुआ है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत बच्चों के प्रवेश हेतु विद्यालय एवं शिक्षकों के क्या दायित्व निर्धारित किए गए हैं। गाइस इसमें हमसे 2 चीज़ पूछा गया है, पहला है कि विद्यालय के दायित्व और दूसरा है शिक्षकों के दायित्व। ठीक है, तो इसको मैं आपको इस तरह से याद कराऊंगी कि ना कि आपको कभी भी ये भूलेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसमें पहले हम देखेंगे जो भी स्कूल के दायित्व हैं या विद्यालय के दायित्व हैं। तो गाइस इसमें जो ऊपर की 2-3 लाइन दी हुई है, पहले हम इसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि आपको कैसे याद करना है। देखिए सबसे पहले विद्यालय का दायित्व आता है, तो उसमें सबसे पहले हम क्या सोचते हैं कि हाँ मतलब जैसे सरकारी विद्यालय का नाम आता है, सबसे पहले हम यही सोचते हैं कि हाँ सरकारी विद्यालय में तो निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, वहाँ पर तो पैसे दिए ही नहीं जाते। सबसे पहले यही लाइन लिखी हुई है कि सरकारी विद्यालय निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे, साथ ही निजी और विशेष श्रेणी वाले विद्यालयों को भी आर्थिक रूप से निर्बल समुदायों के बच्चों के लिए पहली कक्षा में 25% स्थान आरक्षित करना होगा। इसका मतलब क्या है कि जो भी प्राइवेट सेक्टर है, जो भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, जैसे कि इसमें दिया हुआ है निजी और विशेष श्रेणी वाले विद्यालयों में, तो जैसे होता नहीं कि प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो आर्थिक रूप से निर्बल होते हैं, तो उनके लिए भी सरकार ने किया है कि उनको पहली कक्षा में 25% आरक्षित सीटें उनको मिली हुई हैं। तो बस इसमें 2 चीज़ हमको 2 लाइन याद रखनी है। पहला तो ये कि हाँ भैया सरकारी स्कूल है तो निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे, और साथ ही जो भी प्राइवेट सेक्टर या निजी और विशेष श्रेणी वाले जो विद्यालय हैं उसमें जो भी आर्थिक रूप से जो निर्बल बच्चे हैं उनके लिए 25% पहली कक्षा में 25% स्थान आरक्षित करना होगा। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं, इसमें देखिए पॉइंट दिए हुए हैं, इसमें बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं, ये दिया हुआ है और यहाँ तक दिया हुआ है, पूरा इतने सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं इसमें। लेकिन देखिए गाइस इसमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं, हमें कौन कौन से पॉइंट्स याद करने हैं, हमें सिर्फ 5 पॉइंट्स याद करने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ आप 5 पॉइंट्स लिखेंगे तो आपके नंबर कट हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं कट होंगे, क्योंकि आपने ऑब्वियस ही बात है उसमें देखा भी होगा पेपर में, उसमें लिखा रहता है कि लघु उत्तरीय प्रश्न 50 शब्दों में आपको लिखने हैं। ठीक है, तो 50 शब्द अगर आप ये 5 पॉइंट याद कर लेंगे ना जो मैं आपको बता रही हूँ, आपको 50 शब्दों से भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो गाइस हमारे पास इतना वक्त भी नहीं होता है वहाँ पर कि हम वहाँ पे लिखें बैठकर, अगर हमें सब याद भी होता है तब भी वहाँ पर हमको इतना समय नहीं मिलता है कि हम वहाँ पे पूरा लिखें।
तो इसीलिए जितना मैं आपको बता रही हूँ आप उतना सफिशियंट है, बस आप उतना एक बार याद कर लीजिए, उससे ज़्यादा तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो चलिए हम आपको ट्रिक बता देते हैं कि इसमें क्या करना है। देखिए इसमें विद्यालय के दायित्व पूछे गए हैं। ठीक है, तो विद्यालय में जब बच्चा जाएगा सबसे पहले, मान लीजिए कोई नया बच्चा है, वो एडमिशन के लिए जा रहा है। ठीक है, तो वो विद्यालय जाएगा, सबसे पहले वो प्रवेश लेगा। ठीक है, प्रवेश लेगा। प्रवेश लेने के लिए फिर सेकंड आएगा कि उसका जो जन्म तिथि है, वो जब फॉर्म भरेगा तो वो उसमें अपनी जन्म तिथि भरेगा। ठीक है, और तीसरा हो गया कि जब भैया वो एडमिशन सब ले लिया, सब चीज़ उसका हो गया, फिर उसके बाद वो कक्षा में जाएगा। ठीक है, तो कक्षा में भी वो चला गया। अब बच्चे जब कक्षा में जाएंगे तो शैतानी तो करेंगे ही, तो फिर बच्चे शैतानी करते हैं। ठीक है, शैतानी करेंगे तो टीचर उनको दंड देंगे। तो बस ये 4 चीज़ मुझे याद रखनी है। पहला क्या हो गया, प्रवेश लेना। दूसरा हो गया कि जब हम जाएंगे तो एडमिशन फॉर्म भरेंगे तो उसमें हमें डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि भरनी होगी। ठीक है, तीसरा हो गया हमारे कक्षा में प्रवेश, मतलब कि बच्चा एडमिशन ले लेगा, फिर वो कक्षा में जाएगा। फिर चौथा हो गया कि जब वो कक्षा में जाएगा तो फिर शैतानी करेगा तो फिर टीचर उसे डांटेगी। ठीक है, तो ये 4 स्टोरी के जैसा हमको याद कर लेना है। इसी में पूरा सारे पॉइंट्स इसी में हैं। तो चलिए पहला पॉइंट हम देख लेते हैं कि इसमें क्या है। पहला पॉइंट है कि कोई भी विद्यालय प्रवेश लेने के लिए ना तो कोई अनिवार्य दान या चंदा ले सकेगा और ना ही अभिभावक बच्चे के चयन के लिए कोई प्रणाली अपना सकेगा। मतलब ये है कि कोई भी विद्यालय, अगर कोई भी बच्चा जाता है प्रवेश लेने के लिए, तो कोई भी विद्यालय उससे एक्स्ट्रा पैसा या दान या चंदा नहीं ले सकता है। ठीक है, और प्रवेश देने के लिए अनिवार्य रूप से चंदा या दान लेने की स्थिति में उसे 10 गुना अर्थदंड देना पड़ सकता है। और चयन प्रणाली अपनाने के लिए पहली बार ऐसा करने पर 25,000 और उसके बाद अपनाई गई हर प्रक्रिया पर 50,000 का दंड देना होगा। यदि कोई स्कूल पूर्व प्राथमिक शिक्षा भी प्रदान कर रही है तो उसे इन कक्षाओं में सीटें आरक्षित करनी होगी। इन बच्चों के खर्च को राज्य सरकार वहन करेगी। इसमें देखिए हमसे सीधे सीधे नॉर्मली 3 चीज़ बताई गई है। पहला बताया गया कि जब आप प्रवेश लेने जाएंगे तो कोई भी विद्यालय आपसे कोई भी अनिवार्य दान या चंदा नहीं ले सकेगा। और दूसरी चीज़ बताई गई कि जब आप जाएंगे प्रवेश लेने के लिए तो कोई भी ना ही अभिभावक, देखिए सेकंड लाइन में लिखा हुआ है कि ना ही अभिभावक बच्चे के चयन के लिए कोई प्रणाली अपना सकेंगे। मतलब जो प्रोसेस होता है एडमिशन के लिए, तो कोई नई प्रणाली नहीं अपना सकेंगे कि वो अपनी तरफ से कोई प्रणाली अपना रहे हैं एडमिशन लेने के लिए। और अगर वो चंदा या कोई भी दान लेने पर पाए गए कि हाँ वो ऐसा कर रहे हैं तो उसके लिए उन्हें 10 गुना अर्थदंड देना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो चंदा या दान लेते हुए पाए गए तो उन्हें 10 गुना अर्थदंड देना पड़ेगा। और अगर वो कोई भी चयन प्रणाली अपनाते हुए पाए गए तो उन्हें पहले तो 25,000 रुपये देने पड़ेंगे, और अगर वो यही प्रोसेस और आगे करते रहे तो उन्हें 50,000 रुपये दंड देना पड़ सकता है। और इसमें सबसे ये नीचे से सेकंड लाइन देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि कोई स्कूल पूर्व प्राथमिक शिक्षा भी प्रदान कर रही है। यदि कोई स्कूल है जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा भी प्रदान कर रही है तो उसे इन कक्षाओं में सीटें आरक्षित करनी होगी। ठीक है, तो उसे इन कक्षाओं में सीटें आरक्षित करनी होगी। इन बच्चों के खर्च को राज्य सरकार वहन करेगी। ये मतलब ऑब्वियस ही बात है कि अगर कोई स्कूल है वो पूर्व प्राथमिक शिक्षा भी प्रदान कर रही है तो जो भी उसका जो सीटें आरक्षित कर रही है तो जो उसका खर्चा आएगा बच्चों को लेकर तो वो राज्य सरकार वहन करेगी। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन हमें कितने अच्छे से याद हो गया। पहला हमारा कोडवर्ड क्या था स्टोरी में कि प्रवेश लेने, तो उसने प्रवेश चलिए ले लिया। ठीक है, अब प्रवेश वो ले रहा है तो उसे अब वो एडमिशन फॉर्म भरना पड़ेगा। तो एडमिशन फॉर्म में वो क्या डालेगा, जन्म तिथि अपनी डालेगा। ठीक है, तो अब दूसरा इसी से रिलेटेड है कि बच्चे की उम्र का निर्धारण जन्म प्रमाण के द्वारा किया जाएगा जो कि जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण 1986 के अनुसार दिया जाएगा। लेकिन प्रमाण पत्र के अभाव में किसी भी बच्चों को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरे वाले में क्या बताया गया है कि जैसे हम लोग भी एडमिशन लेने जाते हैं तो विद्यालय वाले हमारा जन्म प्रमाण पत्र देखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारा जन्म तिथि वहाँ पे उम्र लिखा जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ बताया गया है इसमें कि बच्चे की उम्र का निर्धारण जन्म प्रमाण पत्र के द्वारा किया जाएगा जो कि जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण 1986 के अनुसार दिया जाएगा। लेकिन
लेकिन अगर उस बच्चे के पास जन्म प्रमाण पत्र ना हुआ, ठीक है, तब भी उस बच्चे को प्रवेश लेने से इनकार नहीं किया जा सकता, तभी उसको प्रवेश देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सेकंड पॉइंट भी हम लोग को अच्छे से तैयार हो गया। अब तीसरा पॉइंट पे चलते हैं। फिर मैंने आपको बताया था स्टोरी में कि जब वो एडमिशन ले लेगा, जन्म तिथि भी भर देगा, उसका पूरा एडमिशन फॉर्म फिल हो जाएगा, वो जमा कर देगा, फिर वो सीधे कक्षा में जाएगा। ठीक है, तो अब तीसरा पॉइंट यही कहा गया है कि किसी भी बच्चे को किसी कक्षा में जाने से नहीं रोका जाएगा और ना ही स्कूल से निष्कासित किया जाएगा जब तक कि वह प्रारंभिक शिक्षा पूरी ना कर ले। देखिए तीसरा पॉइंट यही कहा गया है कि यदि कोई बच्चा कक्षा में जाता है, जैसे उसने एडमिशन ले लिया, फिर उसके बाद वो कक्षा में जा रहा है, लेकिन आप उसको रोक नहीं सकते और ना ही स्कूल से निष्कासित कर सकते हैं जब तक कि उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी ना हो जाए। ठीक है, अब ठीक है, मैंने आपको स्टोरी में चौथा पॉइंट क्या बताया था कि वो कक्षा में चला गया। ठीक है, उसको परमिशन मिल गई, वो कक्षा में चला गया। अब बच्चे तो शैतानी करेंगे ही, तो फिर वो कक्षा में शैतानी करने लगा, तो टीचर्स ने देखा, टीचर्स ने उसको डांटा। ठीक है, तो चौथा पॉइंट हमारा जो है वो यही है कि किसी भी बच्चे को शारीरिक या मानसिक यातना नहीं दी जाएगी। ऐसा किए जाने पर सेवा नियमों के तहत उस व्यक्ति पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। देखिए चौथा पॉइंट यही है कि जैसे कि कोई बच्चा गया, जो शैतानी कर रहा है, तो कोई भी बच्चे को शारीरिक या मानसिक यातना नहीं दी जाएगी, मतलब उसको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। और ऐसा अगर कोई करता है तो सेवा नियमों के तहत उस व्यक्ति पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, अब ये जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया है कि अनुदान ना पाने वाले जी, आप इसको छोड़ दीजिए, इसको काट दीजिए, मैं इसको काट देती हूँ क्योंकि इसको याद करना ज़रूरी नहीं है, इसको काट दीजिए, इसको नहीं याद करते हैं। अब हमको 4 पॉइंट हमारे याद हो गए हैं, अब हमको सिर्फ 1 पॉइंट और बचा है, तो हम ये वाला पॉइंट याद करेंगे। ये छोटा भी है और हमें जल्दी याद भी हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको 10 पॉइंट याद करने हैं, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप 5 पॉइंट लिखेंगे, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे और आपका टाइम भी कम लगेगा, आपका कॉन्टेंट भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो 5 पॉइंट हमको क्या याद करना है, बहुत ही छोटा है, ये तो ऐसे भी याद हो जाएगा कि स्कूल के कार्यों का अनुश्रवण करना। ठीक है, स्कूल के कार्यों का अनुश्रवण करना। तो चलिए, हमने विद्यालय के दायित्व तो देख लिए, ये सारे विद्यालय के दायित्व थे, ये हमने देख लिए। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने सबसे पहले जब विद्यालय के दायित्व आएंगे तो सबसे पहले हमारा सरकारी स्कूल का नाम आ जाएगा। सरकारी स्कूल में क्या होता है, निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। और दूसरा पॉइंट हमने क्या याद किया था, निजी और विशेष श्रेणी के जो भी विद्यालय हैं उसमें जो आर्थिक रूप से जो निर्बल समुदाय के बच्चे हैं उनके लिए पहली कक्षा में 25% स्थान आरक्षित करना होगा। और फिर हमने आपको स्टोरी तो सुनाई ही थी सारे पॉइंट्स की कि हाँ, सबसे पहले वो प्रवेश लेगा, फिर प्रवेश लेने के बाद वो क्या करेगा, एडमिशन फॉर्म भरेगा। एडमिशन फॉर्म में क्या होता है कि वो अपनी जन्म तिथि भरेगा। ठीक है, जन्म तिथि हो गया दूसरा। तीसरा क्या हो गया, जिसने एडमिशन फॉर्म भर दिया फिर वो कक्षा में जाएगा, तीसरा कक्षा में जाने का हो गया। फिर चौथा क्या होगा कि वो कक्षा में जाएगा तो वो शैतानी तो करेगा ही। ठीक है, शैतानी करेगा तो फिर टीचर्स उसे डांटेंगे ही। तो चौथा पॉइंट हमारा हो गया कि मतलब पनिशमेंट, कि हाँ बच्चों को कोई भी शारीरिक या मानसिक यातना ना दी जाए। और 5वां पॉइंट हमारा हो गया स्कूल के कार्यों का अनुश्रवण करना। ठीक है, अब हमारा ये विद्यालय के दायित्व हो गया। अब हमको क्या पढ़ना है, शिक्षकों के दायित्व पढ़ना है, वो इसी के अंतर्गत आता है, शिक्षकों के दायित्व। तो देखिए इसमें भी पॉइंट्स दिए हुए हैं, शिक्षकों के दायित्व निम्नलिखित होंगे, इसमें दिया हुआ है। देखिए शिक्षकों का होगा कि शिक्षकों का बच्चों के प्रति क्या दायित्व होना चाहिए। सबसे पहला दायित्व तो उनका यही होना चाहिए कि हाँ वो समय पे स्कूल आए, क्योंकि अगर टीचर ही स्कूल नहीं आएगा टाइम पे तो बच्चे कैसे आएंगे। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले यही होना चाहिए कि शिक्षकों को स्कूल नियमित समय पर आना चाहिए। दूसरा क्या हो सकता है कि चलिए वो नियमित समय पर आ गए, फिर उनको पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना चाहिए बच्चों को। ये नहीं कि कुछ भी पढ़ा रहे हैं, कुछ भी समझा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा, उनको पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, उन्होंने पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ा भी दिया, लेकिन ऐसा भी नहीं है ना कि उन्हें पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना है तो वो पढ़ाते ही रहेंगे, पूरा साल निकल गया वो पढ़ाते ही रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं। उन्हें एक निश्चित समय के अंदर उस पाठ्यक्रम को पूरा भी करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, उन्होंने पाठ्यक्रम को पूरा भी कर दिया,
फिर उसके बाद बच्चों ने कितना सीखा, तो बच्चों की सीखने की योग्यता का आकलन भी करना पड़ेगा कि हाँ बच्चों ने कितना सीखा। ठीक है, तो चलिए बच्चों के सीखने की योग्यता का आकलन भी हो गया। फिर लास्ट में क्या होता है भाई, जब हम लोग का एग्ज़ाम वगैरह हो जाते हैं तो फिर हम लोग क्या फिर पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी तो होती है ना। तो बस 5वां पॉइंट वही है कि नियमित अभिभावक को बैठ के आयोजित करना। ठीक है, बस हमको ये 5 पॉइंट याद करनी है और जितनी भी चीज़ें लिखी हुई है वो कुछ भी हम लोग को नहीं देखना है। तो चलिए एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि शिक्षकों के दायित्व निम्नलिखित होंगे। पहला पॉइंट क्या है, नियमित समय से स्कूल में उपस्थित होना। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो यही हो गया। और दूसरा हो गया, क्या बताया था, पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना, तो पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना हो गया। फिर तीसरा पॉइंट क्या हो गया, निर्धारित समय पर पाठ्यक्रम को पूरा भी करना है। ठीक है, पाठ्यक्रम को पूरा भी कर दिया। फिर उसके बाद बच्चों को कितना आया, पाठ्यक्रम तो पूरा कंप्लीट हो गया लेकिन बच्चों को कुछ आया कि नहीं आया वो भी तो चेक करना है ना हमें। तो प्रत्येक बच्चे को सीखने की योग्यता का आकलन भी करना है। चलिए ठीक है, आकलन भी हो गया। फिर उसके बाद लास्ट में बचता है हमारा पेरेंट्स और टीचर का मीटिंग जो होता है वो भी तो बचता है ना। तो नियमित अभिभावक बैठ के आयोजित करना, बस हमको यहीं तक याद करना है, आयोजित करना, बस यहीं तक हमको याद करना है और हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, विद्यालय के दायित्व और शिक्षकों के दायित्व का जो क्वेश्चन था ये डिलीट भी हो गया है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था देख लेते हैं। ये देखिए, हमारा ये शिक्षकों के दायित्व तो कंप्लीट हो गया था। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, शिक्षा की उन्नति के मार्ग में मुख्य कठिनाई क्या है। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि शिक्षा की उन्नति के मार्ग में जो जो भी कठिनाई आ रही है तो वो देखना है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, नीचे दिया हुआ है। ये देखिए, इसका आंसर ये दिया हुआ है कि भारत में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की उन्नति के मार्ग में मुख्य कठिनाई क्या है। मतलब जो भी कठिनाई आ रही हैं पढ़ाई में, बच्चों की पढ़ाई में, बच्चों की शिक्षा में जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं। तो सबसे पहले हम क्या दिमाग में सोचते हैं, सबसे पहले यही सोचते हैं कि यार सरकार की ही गलती है, शासन व्यवस्था ठीक नहीं है और इसीलिए पढ़ाई नहीं अच्छी हो रही है, स्कूल्स नहीं अच्छे चल रहे हैं, टीचर नहीं अच्छे हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग के दिमाग में सबसे पहले हमारे दिमाग में यही चलता है कि हाँ सरकार व्यवस्था बिल्कुल नहीं अच्छी है, शासन व्यवस्था बिल्कुल नहीं अच्छी है। ठीक है, शासन बहुत कमज़ोर है पढ़ाई के मामले में। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाता है कि शासन की कमज़ोरी नीति। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ही हमारा ये आ जाता है कि शासन की कमजोरी नीति। अब हमको वर्ड से ही अगला वर्ड पकड़ना है। तो इसमें पहले पॉइंट में हम लोग कौन सा वर्ड पकड़ेंगे कि शासन। पहला तो हमको याद ही हो गया कि हाँ शासन व्यवस्था नहीं अच्छी है, उससे हम याद कर सकते हैं कि शासन की कमजोरी नीति हो गया। फिर अब शासन, इसमें हम वर्ड पकड़ेंगे शासन। ठीक है, तो शासन से क्या हो जाएगा, शासन कौन करता है हमारे इंडिया में, शासन कौन करता है, राजनीतिक पार्टियाँ करती हैं। ठीक है, राजनीतिक लोग करते हैं। तो इससे हमको याद आ जाएगा कि राजनीतिक कठिनाइयाँ। ठीक है, राजनीतिक कठिनाइयाँ, इससे हमको याद आ जाएगा कि हाँ राजनीतिक कठिनाइयाँ हैं। फिर अब राजनीतिक से हमको वर्ड पकड़ना है नीति। ठीक है, राजनीतिक वर्ड से हमको पकड़ना है नीति, ये नीति पकड़ना है। तो नीति से हम कैसे पकड़ेंगे, अगला वर्ड एक रूपीय नीति, एक रूपीय नीति। ठीक है, तो अगला वर्ड हमारा, अगला पॉइंट क्या है हमारा, प्राइमरी स्कूलों के प्रबंध तंत्र में एक रूपीय नीति का अभाव। ठीक है, प्राइमरी स्कूलों के प्रबंध में एक रूपीय नीति का अभाव। अब एक रूपीय नीति का अभाव मतलब ये होगा कि अगर एक स्कूल में प्रबंध तंत्र दूसरा है तो दूसरे स्कूल में दूसरा है, मतलब उसमें एक रूपता नहीं है। तो एक रूपीय का मतलब यही हो गया कि एक रूपीय नीति नहीं है। ठीक है, तो अब एक रूपीय से हम लोग क्या सोचेंगे, एक रूपीय का मतलब हो गया कि एक रूपता मतलब समानता। तो हमारे दिमाग में क्लिक करेगा कि क्या शहर और गांव में कोई भी चीज़ समानता है, कोई भी चीज़ समान है, बिल्कुल भी नहीं है। दोनों में एक रूपता है, बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही अंतर है। क्या क्या अंतर है, बहुत सारे अंतर हैं। उसमें से एक अंतर ये भी है कि गाँव में शिक्षकों का बहुत अभाव है जबकि शहरों में ऐसा नहीं है। तो देखिए इससे हमको आगे के 2 पॉइंट ऐसे ही याद हो गए, जैसे कि एक रूपीय नीति से हम तुरंत दिमाग में लेके आया शहर और गाँव।
ठीक है, तो इससे हम याद कर सकते हैं अगला पॉइंट कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में विकास की विभिन्नता। ठीक है, विकास की विभिन्नता। और हमने अब क्या बताया था आपको कि गांव में शिक्षकों का अभाव है लेकिन शहरों में अभाव नहीं है। ठीक है, तो इससे हमको अगला पॉइंट याद हो गया शिक्षकों का अभाव। ठीक है, अगला पॉइंट हमको याद हो गया शिक्षकों का अभाव। अब आप ही सोचिए जब शिक्षकों का अभाव है, ठीक है, पहले हम आपको ये 6 जो इसमें वर्ड 6 जो पॉइंट दिया हुआ है अपव्यय व अवरोधन, आप सोच रहे होंगे ये क्या है, तो पहले मैं आपको इसको बता देती हूँ, बाकी इसमें आगे क्वेश्चंस और हैं तो आगे डिटेल में इसको समझेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको यहाँ पे ऐसे बता देती हूँ। अपव्यय का मतलब और अवरोधन का मतलब क्या हो गया कि जैसे कोई भी बच्चा क्लास में पढ़ रहा है, ठीक है, वो बहुत कमज़ोर है पढ़ने में, तो या तो फिर वो उसी कक्षा में फ़ेल हो जाता है। ठीक है, फ़ेल हो जाता है, बार बार वो फ़ेल हो जाता है उस कक्षा में। ठीक है, तो उसकी या तो इसके दो कारण हो सकते हैं। ठीक है, या तो वो अच्छे से पढ़ नहीं रहा है, लेकिन वो पढ़ रहा है लेकिन उसके बावजूद भी वो फ़ेल हो रहा है, तो या तो वो विद्यालय को छोड़ देगा, ठीक है, और या तो फिर वो अपनी पुरानी कक्षा में ही पढ़ता रहेगा। ठीक है, तो अपव्यय इसमें किस चीज़ का हो रहा है, बच्चे की मेहनत का हो रहा है, अभिभावकों के धन का हो रहा है। ठीक है, और अवरोधन किस चीज़ का हो रहा है, अवरोधन का मतलब हो गया कि वो पुरानी कक्षा में 1 वर्ष से ज़्यादा पढ़ता रहे पढ़ता रहे पढ़ता रहे, अगली कक्षा में ना जाए। ठीक है, तो इसी को कहते हैं अपव्यय व अवरोधन। तो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं कि शिक्षकों का अभाव, इसके पहले था शिक्षकों का अभाव, तो शिक्षकों का अभाव होगा तभी तो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, उनको समझ में नहीं आएगा कोई चीज़, तो वो कक्षा में बार बार फ़ेल होते रहेंगे, बार बार फ़ेल होते रहेंगे, विद्यालय छोड़ के चले जाएंगे, तो इससे उनकी मेहनत का, उनके परिश्रम का और अभिभावकों के पैसे का बहुत ही व्यय होगा, बहुत ही व्यय होगा, बहुत ही खर्च होगा। तो इससे हम अगला याद कर सकते हैं अपव्यय व अवरोधन। ठीक है, अपव्यय व अवरोधन। इसके बाद हमको ये आंकड़ों में भिन्नता नहीं याद करना है, फिर इसके बाद सीधे डायरेक्ट हम आ जाएंगे ये प्राथमिक शिक्षा का गुणात्मक स्वरूप। ठीक है, तो अब इसके बाद हम अपव्यय व अवरोधन के बाद आगे बात करेंगे प्राथमिक शिक्षा का गुणात्मक स्वरूप। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे कि भाई अब बच्चा पढ़ नहीं रहा है सही से, कोई ना कोई तो कारण ज़रूरी होगा, तो जिसमें से एक कारण है कि प्राथमिक शिक्षा के गुणात्मक स्वरूप में जो भी अभाव हैं, जो भी कमियाँ हैं, उसकी वजह से भी नहीं पढ़ पा रहा है बच्चा, इसीलिए वो बार बार कक्षा में फ़ेल हो रहा है। तो इससे हम ये याद कर सकते हैं। और फिर उसके बाद ये भी हो सकता है कि विद्यालयों में आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो। ठीक है, विद्यालयों की आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो, ये भी कारण हो सकता है। ठीक है, तो आर्थिक स्थिति क्यों नहीं अच्छी होगी विद्यालय में, या तो उसको पर्याप्त धन नहीं मिल पा रहा है, उसको अनुदान नहीं मिल पा रहा है। अनुदान का मतलब होता है कि जो भी सरकार से उसको जो भी पैसे की मदद मिलती है विद्यालयों को, उसी को अनुदान कहते हैं। तो यानी कि आर्थिक स्थिति उसकी ठीक नहीं है, तो यानी कि उसको प्रॉपर पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, अपर्याप्त अनुदान मिल रहा है, तो इसमें हम डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे। ये लिखा हुआ है अपर्याप्त अनुदान राशि, कि मतलब उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो अपर्याप्त अनुदान राशि उसको मिल रही है, और जब उसको पैसे ही नहीं मिल रहे हैं तो फिर वो विद्यालय भवन की समस्या भी उत्पन्न हो रही है कि भैया विद्यालय भवन का निर्माण कैसे करेगा, तो ये चीज़ भी आ सकती है। ठीक है, तो इससे हम ये याद कर सकते हैं 14 पॉइंट कि विद्यालय भवन की समस्या। फिर उसके बाद आपको ये 15-16 याद करना हो तो याद करिए, वरना मेरी मानिए तो मत याद करिए इसको। आपके लगभग 10 पॉइंट याद हो गए हैं, और 10 पॉइंट सही हैं, सफिशियंट है, इतना ही आप लिखेंगे तभी आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। तो चलिए एक बार फटाफट से रिवाइज़ कर लेते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है इसमें, पहला पॉइंट है कि शासन की कमजोरी नीति। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या आता है ना, सरकार भैया बहुत कमज़ोर है, बहुत उसकी नीतियाँ सही नहीं हैं, इसी वजह से हमारी शिक्षा में बहुत ही बाधाएं आ रही हैं, बहुत कठिनाई आ रही है। तो सबसे पहले क्या हो गया, शासन की कमज़ोर नीति। फिर शासन से पकड़ेंगे, तो शासन से पकड़ने के बाद फिर शासन कौन करता है, राजनीतिक पार्टियां करती हैं, तो राजनीतिक हो गया। फिर राजनीतिक में नीति पकड़ेंगे, तो नीति से क्या हो गया, एक रूपीय नीति। ठीक है, तो एक रूपीय नीति पकड़ेंगे। एक रूपीय नीति में क्या हो गया, प्राइमरी स्कूलों के प्रबंध तंत्र में एक रूपीय नीति का अभाव है। ठीक है, तो ये हो गया एक रूपीय नीति हो गया। मैंने आपको बताया था एक रूपता समानता, तो किस में समानता नहीं है, गांव और शहरों में समानता नहीं है। तो गांव और शहरों क्षेत्रों में विकास की विभिन्नता, कि मतलब विकास में विभिन्नता है। अब विभिन्नता बहुत सारी हो सकती है, जिसमें एक विभिन्नता है कि शिक्षकों का अभाव, कि गांव में शिक्षकों का अभाव है लेकिन शहरों में शिक्षकों का अभाव नहीं है।
तो इससे भी हम याद कर सकते हैं। तो शिक्षकों का अभाव हो गया। अब शिक्षकों का अभाव है तो बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके परिश्रम और अभिभावकों के पैसों का अपव्यय हो रहा है, व्यय हो रहा है। तो इससे हम याद कर सकते हैं अपव्यय व अवरोधन। फिर इसके बाद हम सीधे डायरेक्ट यहाँ आ जाएंगे 8 पॉइंट पे कि प्राथमिक शिक्षा का गुणात्मक स्वरूप सही नहीं है। इस वजह से भी हो सकता है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि विद्यालयों की आर्थिक स्थिति नहीं ठीक है ना, उनकी आर्थिक स्थिति नहीं ठीक है, उनको अपर्याप्त अनुदान राशि दी जा रही है, उनको पर्याप्त अनुदान राशि नहीं दी जा रही है, उनके पास जितनी उनको ज़रूरत है उतने पैसे उनको नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ से हमारा 13 पॉइंट याद हो गया कि अपर्याप्त अनुदान राशि। फिर उसके बाद जब अपर्याप्त अनुदान राशि मिल रही है तो वो विद्यालय भवन की भैया समस्या भी खड़ी हो रही है कि वो विद्यालय भवन का अच्छे से निर्माण नहीं करा पा रहे हैं। तो देखिए इतनी आसानी से हमको वाला क्वेश्चन तैयार हो गया है। अगर आपसे कुछ दिनों के बाद भी कोई वाला क्वेश्चन पूछेगा तो आप फटाफट से बता सकते हैं। कोई भी इसमें कोई भी इतना कुछ भी टफ नहीं है, हमने ट्रिक से याद किया है जो कि बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन तैयार हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। देखिए हमारा ये वाला क्वेश्चन तो प्रिपेयर हो गया है, हमारा ये वाला क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया है। तीनों इसमें 3 क्वेश्चन थे, एक ये वाला था और एक ये वाला था विद्यालय और शिक्षकों के दायित्व, तो तीसरा था शिक्षा की उन्नति के मार्ग में मुख्य कठिनाई। तीनों क्वेश्चन को हम लोगों ने चुटकियों में तैयार कर लिया है, वो कभी भी नहीं भूलेगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है न्यूनतम अधिगम स्तर की अवधारणा स्पष्ट करो या प्राथमिक स्तर की गुणवत्ता के लिए किस प्रकार सहायक है। तो चलिए इसको भी प्रिपेयर कर लेते हैं, बहुत ही आसानी से इसको प्रिपेयर करेंगे कि हम बिल्कुल भी भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इसका आंसर है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसमें देखिए आपको दिख रहा होगा न्यूनतम अधिगम स्तर, मतलब इसमें 3 शब्द दिए गए हैं, है ना, इसमें 3 शब्द दिए गए हैं, ये न्यूनतम अधिगम स्तर। तो अब इसको तो हम सबसे पहले यही लिख सकते हैं ना कि ये 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है और तीनों शब्दों के अर्थ अलग अलग हो सकते हैं। तो चलिए उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला यही दिया गया है कि न्यूनतम अधिगम स्तर 3 शब्दों के योग से बना है, यदि तीनों का अर्थ अलग अलग समझ लिया जाए तो उसका अभिप्राय स्पष्ट हो जाएगा। तो चलिए उनका अलग अलग अभिप्राय भी समझ लेते हैं। तो न्यूनतम, सबसे पहले हम न्यूनतम देखेंगे। न्यूनतम में क्या है? न्यूनतम शब्द का अभिप्राय कौशलता, हमको ये वर्ड पकड़ना है, कौशलता। ठीक है, हमको आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको एक एक वर्ड बता रही हूँ, एक एक वर्ड बता रही हूँ। ये ट्रिक बहुत ही काम करती है गाइस, मैंने अब तक जितनी पढ़ाई करी मैंने इसी ट्रिक से करी है कि आप जब किसी भी पैराग्राफ का कोई भी एक कोड वर्ड पकड़ लेते हैं ना, फिर आप उससे तैयार करते हैं तो वो बहुत ही ईजी हो जाता है, बहुत ही इतनी जल्दी दिमाग में आ जाता है कि हाँ न्यूनतम था तो इसको हम रिलेट करेंगे कौशलता से, तो फिर तुरंत आपका पूरा पैराग्राफ सामने आ जाएगा। आप और आपको अगर कोड वर्ड पता भी होगा तभी आप उसको अपने मन से भी किसी भी तरीके से बना के लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूनतम शब्द का अभिप्राय कौशलता के उस अंश से है जो किसी निश्चित कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा निश्चित समय में अर्जित किया जाता है। ठीक है, अर्जित किया जाता है। तो इसमें हमको न्यूनतम से पकड़ना है कौशलता। ठीक है, कौशलता पकड़ना है तो कौशलता के उस अंश से है जो किसी निश्चित कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा निश्चित समय में अर्जित किया जाता है। इसका मतलब है कि जैसे कि कोई बच्चा क्लास 6 का है तो मतलब उसको क्लास 6 के जितना भी पूरा पाठ्यक्रम उसको आना ही चाहिए और निश्चित समय उसका एक निश्चित समय है 1 वर्ष। कक्षा 6 में अगर वो पढ़ रहा है तो उसका निश्चित समय है 1 वर्ष। तो 1 वर्ष के अंतर्गत उस कक्षा 6 का जो भी पाठ्यक्रम है वो उसको पूरा का पूरा आना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ पूरा का पूरा नहीं आना चाहिए, सॉरी गाइस, लेकिन उसको एक मिनिमम जितना भी पोर्शन है जितने से वो पास हो सकता है उतना तो उसको आना ही आना चाहिए, क्योंकि न्यूनतम लिखा हुआ है। न्यूनतम का मतलब ही होगा कि कम से कम उसको इतना जो भी ज़रूरी है वो पार्ट उसको आना ही आना चाहिए। ठीक है, तो न्यूनतम से हमको एक वर्ड हमेशा याद रखना है, जैसे न्यूनतम आएगा वैसे कौशलता हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा है अधिगम। अधिगम तो गाइस हम लोग ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा ही था, इसका मतलब होता है सीखना। लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप ये वर्ड सिर्फ याद कर लीजिए, सीखना। ठीक है, जैसे अधिगम आए, अधिगम से तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए सीखना। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं क्या लिखा है। अर्थात बालक के व्यवहार से ऐसे परिवर्तन जिससे वह स्वयं को समाज में समायोजित कर सकें।
मतलब इसमें ये चीज़ बताया गया है कि जो भी बालक के व्यवहार में जो भी परिवर्तन हो वो ऐसे हो कि जिससे वो समाज में अपने आप को समायोजित कर ले, अपने आप को ढाल ले। ठीक है, ये चीज़ में बताया गया है। तो ये चीज़ तो हम आसानी से याद कर सकते हैं कि अधिगम का मतलब है सीखना। ठीक है, तो सीखना का क्या मतलब है कि जो बालक है, बालक के व्यवहार में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उससे वो समाज के जो भी नीति हैं, जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं वो अच्छे से सीख ले, समझ ले। ठीक है, वो चीज़ में बताया गया है। और इसमें तीसरा जो पॉइंट है वो है स्तर। स्तर का मतलब हो गया, स्तर से हमको एक चीज़ याद करने से स्टैंडर्ड, इसको इंग्लिश में स्टैंडर्ड भी बोल सकते हैं या इसको स्थिति भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्थिति, सिचुएशन, स्तर हो गया। ऐसे किसी बच्चे का स्तर हो गया, किसी किसी कक्षा का स्तर हो गया कि हाँ इस स्तर का है बच्चा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। तो इससे हमको स्तर से हमको कौन सा वर्ड याद करना है? स्थिति। स्तर से हमको कौन सा वर्ड याद करना है? स्थिति। ये हमको हमेशा याद कर लेना है, बिल्कुल रट लेना है कि स्तर का मतलब स्थिति। बस एक वर्ड आप याद कर लीजिए, आपको पूरा पैराग्राफ ऐसे ही याद हो जाएगा। तो स्तर देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। स्तर शब्द का अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें बालक निश्चित समय में उपलब्धि प्राप्त करना है। अर्थात कक्षा 6 में पढ़ने वाला छात्र का स्तर कक्षा 6 के पाठ्यक्रम को तैयार करना या उसमें निपुण होना है। देखिए गाइस, मैंने जो आपको बताया था वही चीज़ इसमें है कि हाँ, जैसे कि अगर कोई बच्चा कक्षा 6 में पढ़ रहा है तो उसको उस स्तर के सारे मतलब पाठ्यक्रम को पूरा तैयार करना आना चाहिए, पूरा पाठ्यक्रम उसको आना चाहिए। ठीक है, यही इसका स्तर है। तो ये हमारा हो गया। तो चलिए एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या याद किया। न्यूनतम अधिगम स्तर का अवधारणा हमें देखना है। तो इसमें ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, पहला हो गया न्यूनतम। न्यूनतम से हमने रिलेट किया था कौशलता। तो कौशलता का क्या होगा? कौशलता के उस अंश से है जो किसी निश्चित कक्षा में, किसी निश्चित समय में, निश्चित कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा निश्चित समय में अर्जित किया जाता है। दूसरा हो गया हमारा अधिगम। अधिगम का मतलब क्या हो गया? सीखना, यानी कि बालक के व्यवहार से ऐसे परिवर्तन जिससे वह स्वयं को समाज में समायोजित कर ले, मतलब समाज की सभी नीति और अच्छी अच्छी बातें वो अपने अंदर समाहित कर ले, मतलब समायोजित कर ले। तो ये हो गया। तीसरा हो गया स्तर। स्तर से मैंने आपको बताया था स्थिति हमको याद करना है। तो उस स्थिति से है जिसमें बालक निश्चित समय में उपलब्धि प्राप्त करना है। अर्थात कक्षा 6 में पढ़ने वाला छात्र का स्तर कक्षा 6 के पाठ्यक्रम को तैयार करना या उसमें निपुण होना है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हमको इसकी डेफिनेशन भी देखनी है। न्यूनतम अधिगम स्तर की परिभाषा दी हुई है, तो चलिए परिभाषा भी देख लेते हैं इसकी। छोटी सी परिभाषा है, कोई बहुत बड़ी परिभाषा नहीं है। तो न्यूनतम अधिगम स्तर की परिभाषा देख लेते हैं। न्यूनतम अधिगम स्तर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें, देखिए गाइस, न्यूनतम का मतलब ये होगा कि कम से कम, कि मतलब कम से कम जितना ज़रूरी है उतना तो बच्चे को आना ही चाहिए। अगर उसे पूरा का पूरा पाठ्यक्रम नहीं आता है तो उसे एक न्यूनतम अधिगम स्तर, मतलब एक लिमिट होनी चाहिए कि इस लिमिट तक उसको आना ही आना चाहिए। जैसे कि गाइस, हमारा जब एग्ज़ाम होता था तो वो 100 मार्क्स का होता था। तो उसमें एक लिमिट होती थी कि हाँ आपको 33 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं। ठीक है, जिससे कि आप पास हो सकते हैं। तो वही चीज़ ही है, बस उसको थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखा गया है कि न्यूनतम अधिगम स्तर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि बच्चे को अमुक या किसी निश्चित स्तर पर कम से कम कितना सीखना चाहिए। ठीक है, कि इसमें ये चीज़ बताया गया है, न्यूनतम अधिगम स्तर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बताया गया कि बच्चे को कम से कम कितना सीखना चाहिए, कि कम से कम उसे कितना आना चाहिए, कितना ज़रूरी है बच्चे के लिए, वो चीज़ में बताया गया है। ठीक है, तो इसके लिए एग्जाम्पल देखिए, बहुत ही ईजी एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि राजू कक्षा 8 का छात्र है। ठीक है, क्लास 8 में वो पढ़ता है। इसके लिए बोर्ड द्वारा यह निश्चित किया गया है कि कम से कम 33% अंक प्राप्त करने वाला छात्र उत्तीर्ण होगा। यानी कि 100% मार्क्स का होगा तो उसमें उसको 33% तो उसको लाने ही लाने हैं, तभी वो पास होगा। तो बालक के द्वारा सत्र में मेहनत करके 8वीं के स्तर को पास करने के लिए 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यही न्यूनतम अधिगम स्तर कहलाएगा। ठीक है, मतलब 100 में से 33 नंबर कम से कम ही तो हुआ ना, कि कम से कम उसको इतना ही अंक प्राप्त करना है तभी वो पास होगा। तो यही उसका क्या हो गया? न्यूनतम अधिगम स्तर। अब इसके बाद हमें ये सब कुछ भी नहीं देखना है गाइज, ये सब हमें कुछ भी नहीं देखना है। ये सब मत याद करिएगा, बस उतना बहुत है। अब इसके बाद हमसे इसमें क्वेश्चन में ये भी पूछा गया था ना कि उसकी अवधारणा में जो भी सहायक है कि यह प्राथमिक स्तर की गुणवत्ता के लिए किस प्रकार सहायक है। तो चलिए इसमें ये भी देख लेते हैं, ये यहाँ पे दिया हुआ है।
इसमें देखिए गाइस 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 3 हेडिंग्स दिए हुए हैं कि पहला है अपव्यय एवं अवरोधन। पहला है कि अपव्यय एवं अवरोधन दिया गया है। दूसरा है छात्रों के स्तर में अंतर। देखिए गाइस अपव्यय एवं अवरोधन मैंने आपको बताया था कि हाँ भाई किसी कक्षा में बार बार फेल होना, फेल होकर या तो विद्यालय को छोड़ देना या तो उसी कक्षा में, पुरानी कक्षा में 1 वर्ष से ज़्यादा पढ़ते रहना, वो चीज़ हो गया। और छात्रों के स्तर में अंतर का क्या मतलब हुआ कि जब कोई बच्चा जैसे कि एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में जाता है, ठीक है, चेंज करता है अपना स्कूल, या किसी एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाता है, या किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाता है, तो शिक्षा के स्तर में थोड़ा सा स्तर कम ज़्यादा होता रहता है कि मतलब अंतर होता रहता है स्तर में, शिक्षा के स्तर में, तो वो चीज़ बताया गया है। तो इस तरह छात्रों के स्तर में भी अंतर होता रहता है। तीसरा बताया गया है शिक्षा का गिरता हुआ स्तर। ठीक है, तो चलिए पहला इसमें देख लेते हैं। अपव्यय एवं अवरोधन। प्राथमिक स्तर की अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या अंग्रेजों के समय से चली आ रही है। अधिकांशतः यह देखा जाता है कि प्राथमिक स्तर पर छात्र एक कक्षा में फेल होने के कारण या तो विद्यालय छोड़ देते हैं या फिर एक पुरानी कक्षा की ही शोभा बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, ये तो आपको याद ही हो गया होगा आसानी से कि हाँ बच्चा एक कक्षा में फेल होने के कारण या तो विद्यालय छोड़ देता है या तो फिर वो पुरानी कक्षा की ही शोभा बढ़ाते रहते हैं। इस समस्या के उन्मूलन के विषय में हरटांग समिति, आपको ये याद कर लेना है एक वर्ड, हरटांग समिति। हरटांग समिति ने जोरदार विरोध करते हुए इसके समाधान प्रस्तुत किए, लेकिन यह समस्या आज भी बनी हुई है। इस समस्या से छुटकारा पाने हेतु आवश्यक है कि शिक्षा में छात्रों के लिए न्यूनतम अधिगम स्तर का निर्माण किया जाए। ठीक है, आपको ये लाइन तो अपने आप भी आप लिख सकते हैं कि इसका हरटांग समिति ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया, लेकिन इसका कोई समाधान भी प्रस्तुत किया, लेकिन यह आज भी समस्या बनी हुई है और इसका निवारण करने के लिए न्यूनतम अधिगम स्तर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसमें दूसरा दिया हुआ है कि छात्रों के स्तर में अंतर। छात्रों के स्तर में अंतर मैंने आपको बताया कि न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता छात्रों के स्तर में अंतर पाए जाने के कारण भी स्वीकार की जा रही है। एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय, एक जिले से दूसरे जिले, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश के शैक्षिक स्तरों में अंतर पाया जाता है। अतः जिस प्रकार शैक्षिक अवसरों में समानता का अधिकार है, उसी प्रकार शिक्षा के न्यूनतम अधिगम स्तर में समानता होनी चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप छात्रों के स्तर तथा उत्तीर्ण होने की संख्या में वृद्धि की जा सकती है। अगर आप यहाँ तक भी याद करते हैं तब भी आपके लिए इनफ है। ठीक है, अब देख लेते हैं तीसरा क्या बताया गया है, शिक्षा का गिरता हुआ स्तर। इसमें सीधे आपको यही लिखना है कि अगर न्यूनतम अधिगम स्तर लागू नहीं होगा तो शिक्षा के गिरते हुए स्तर में सुधार संभव नहीं होगा। अगर आप इतना भी लिखेंगे तब भी इनफ है, इससे ज़्यादा मत लिखिएगा, मेरी मानिए तो मत लिखिएगा, बस बहुत है इतना। बस आप इतना लिख दीजिएगा कि हाँ जब तक शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में न्यूनतम अधिगम स्तर लागू नहीं होगा तथा शिक्षा के गिरते हुए स्तर में सुधार संभव नहीं है। तो गाइस देखिए अगला क्वेश्चन भी हमें बहुत ही आसानी से, इतना लंबा क्वेश्चन है ये देखिए यहाँ तक ये क्वेश्चन था पूरा। ठीक है, यहाँ तक ये पूरा क्वेश्चन था। इसमें देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। उपरोक्त समस्या को ध्यान में रखकर 1986 की शिक्षा नीति में क्रियान्वयन योजना में इस बात को रखा गया कि प्रत्येक स्तर पर छात्रों के लिए अधिगम स्तर निर्धारित किए जाए योग्यता के लिए। इसके ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है गाइस, आप बस उतना ही तैयार करिएगा जितना हमसे पूछा गया, हमने वो पूरा का पूरा कंटेंट उसमें लिखा हुआ है, तो कोई भी हमारा एक भी मार्क्स नहीं काट सकता है। ठीक है, तो इतना आप याद करिएगा जितना मैंने आपको बताया है, बस ये याद कर लीजिएगा उसकी अवधारणा, फिर उसके बाद उसकी डेफिनीशन, फिर डेफिनीशन के बाद एग्जाम्पल लिख दीजिएगा एक, और न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता। तीन हेडिंग याद कर लीजिए। पहली क्या है, अपव्यय एवं अवरोधन, दूसरी छात्रों के स्तर में अंतर, और तीसरा हो गया शिक्षा का गिरता हुआ स्तर। ठीक है, ये गाइस हमें ये वाला क्वेश्चन भी तैयार हो गया। गाइस इस वीडियो में हमने 4 क्वेश्चंस देखे हैं। पहले क्वेश्चन में जो 3 क्वेश्चन थे वो, और सेकंड क्वेश्चन। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, तो इसको हम और कंटिन्यू नहीं करेंगे। इसके मैं पार्ट्स बना दूँगी, और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं जैसे 3rd 4th 5th 6th पूरे 9 तक मैं कंप्लीट करवाऊँगी, और आपको अच्छे से बिल्कुल प्रिपेयर करवाऊँगी, आपको दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके जितने भी कोर्स इसमें है, पूरा फुल कोर्स मैं कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगी, चाहे ये सब्जेक्ट हो, चाहे साइंस हो, इंग्लिश हो, मैथ हो,
हिस्ट्री हो, सारे सब्जेक्ट में कंप्लीट करवाऊँगी और इसी तरह आपको ट्रिक के साथ कंप्लीट करवाऊँगी, जिससे आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। तो गाइज़ आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और इसके बगल में बेल बटन होगी, उसको क्लिक कर दीजिए, उसको हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग गाइज़।